नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्वेल्व पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 36 का आवाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो नया राज्य का जो नवीन राज्यों का जो उदय हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, अवध के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो अवध राज्य अंग्रेजी व मराठा राज्यों के मध्य में था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूरब में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था और इसे बफर राज्य बफर स्टेट के रूप में जाना जाता था। ठीक है। तो आपका जो है सबसे पहले जो अवध का जो बना शासक उसका नाम था शहादत खान। इसे बुरहान उल मुल्क भी कहते थे। और इसका शासनकाल अवध के नवाब के तौर पर 1722 से लेकर 1739 तक हुआ था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था। शहादत खान 1720 ईस्वी में बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। फलस्वरूप पहले उसे पंच हजारी और फिर सप्त हजारी का मनसब मिला और बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी मिली। तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खान था। शहादत खान 1720 ईस्वी में बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया। फलस्वरूप पहले उसे पंच हजारी और फिर सप्त हजारी का मनसब मिला और बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी मिली थी। ठीक है। शहादत खान एक छोटा मुगल अफसर था जिसने 1723 ईस्वी में नया राजस्व राजस्व बंदोबस्त रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया। अवध के शासकों ने अराजकता समाप्त करने, सूबे के वित्तीय साधनों को बढ़ाने तथा न्याय व शांति स्थापित करने का प्रयास किया। अवध के शासकों के राज्य का विस्तार रुहेलखंड प्रदेश तक था, जो दिल्ली के पूर्व में स्थित था। रुहेलखंड प्रदेश में भारत की पश्चिमोत्तर सीमा की पर्वत श्रेणियां रूप से अफगान लोग बड़ी संख्या में आकर बस गए थे, जिन्हें रुहेला कहा जाता था। उचित लगान लगाकर और किसानों को बड़े जमींदारों के जुल्मों से बचाकर शहादत खान ने किसानों की स्थिति को बेहतर किया था। ठीक है। शहादत खान ने नादिर शाह के आक्रमण के समय शाही मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था और अपने नाम व सम्मान की रक्षा के लिए 1739 में आत्महत्या कर ली थी। 1739 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पहले शहादत का वस्तुतः स्वतंत्र शासक बन गया था और सफदरजंग ने 1754 ईस्वी में अपने मरने तक अवध और इलाहाबाद की जनता को किसी अशांति का सामना नहीं करने दिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका सफदरजंग, जिसे कहते थे अबुल मंसूर खां। तो सफदरजंग अबुल मंसूर खां आपका 1739 से लेकर 54 तक। तो अबुल मंसूर खां सफदरजंग शहादत खां का भतीजा व दामाद था। ठीक है। तो अबुल मंसूर खां सफदरजंग शहादत खां का भतीजा व दामाद था। वह उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। 1748 ईस्वी में सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मुगलों के मध्य लड़े गए मणिपुर के युद्ध में मुगलों का साथ दिया तथा सम्राट अहमद शाह से वजीर का पद प्राप्त कर दिया। ठीक है। सफदरजंग ने न्याय की उचित व्यवस्था की थी। उसने नौकरियां देने में हिंदुओं व मुस्लिमों में निष्पक्षता की नीति अपनाई। उसकी सरकार के सबसे बड़े पद पर महाराजा नवाब राय एक हिंदू था। 1753 ईस्वी में बादशाह ने उसे वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया और शाही सेनाओं के साथ विपद संघर्ष के उपरांत वह अवध वापस चला गया और 1754 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 1750 से 51 ईस्वी की लड़ाई में सफदरजंग ने रूहेला और बंगस पठानों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। उसने मराठों की सैनिक सहायता तथा जाटों का समर्थन प्राप्त किया। नवाबों की सरकार के तहत लंबे समय तक लगातार शांति और सामंतों की आर्थिक समृद्धि के परिणाम स्वरूप अवध दरबार के आसपास एक विशिष्ट लखनवी संस्कृति विकसित हुई। लखनऊ बहुत समय से अवध का एक महत्वपूर्ण नगर था और 1775 ईस्वी में के बाद अवध के नवाबों का निवास स्थान बन गया था लखनऊ। शुजाउद्दौला 1754 से लेकर 1775 तक। तो अवध के सूबेदार सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र शुजाउद्दौला बना।
पानीपत के तृतीय युद्ध में सिराजउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। बंगाल के प्रतिष्ठित नवाब मीर कासिम व दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा, परंतु पराजित हुआ। बक्सर के युद्ध के विजय के बाद 1765 ईस्वी में क्लाइव ने अवध के नवाब सिराजउद्दौला से कड़ा व इलाहाबाद के जो है जिले लेकर शाह आलम को दे दिया था। नेक्स्ट आपका बनारस की संधि। तो यह संधि अवध के नवाब सिराजउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के मध्य हुई, और जिस संधि के द्वारा इलाहाबाद और कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए। इस संधि से प्रेरित होकर जो है नवाब ने 1774 ईस्वी में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया, और अप्रैल 1774 में मीरनपुर कटरा के स्थान पर एक निर्णायक युद्ध में रोहिला सरदार हाफिज अहमद खान को मार डाला गया। नेक्स्ट आपका गाजीउद्दीन हैदर अली खान। तो आपका गाजीउद्दीन हैदर अली खान 1814 से लेकर 1827 तक, और हेस्टिंग्स ने 1815 ईस्वी में इसे बादशाह की उपाधि दी। इसके बाद नासिरुद्दीन अली शाह राजगद्दी पर बैठा। नेक्स्ट आपका वाजिद अली शाह 1847 से लेकर 1865 तक। वाजिद अली शाह यह अवध का अंतिम नवाब था। इसी के शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में और टर्म की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला ले गया। वाजिद अली शाह की नजरबंद कर कलकत्ता में रखा गया था। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।